और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद कई नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि कैंची और छुरी जैसी कोई भी चीज स्कूल में नहीं लाई जा सकती है, लेकिन उस बच्चे की हालत अब कैसी है जिसे लेकर के घर वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि मिलने तो दीजिए। देखिए, इसे लेकर कहा गया है जो पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से कल जो महिलाएं थी परिवार की, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की थी जहां पर बच्चा फिलहाल एडमिट है, लेकिन प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि बच्चे की सिचुएशन पूरी तरीके से स्टेबल है। और एक कंफ्यूजन यहां पर हुआ था जिस दौरान जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, इसलिए किसी को इतनी बड़ी संख्या में, और ये सभी को जानकारी भी है कि आईसीयू में जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं किसी भी पेशेंट की, तो उस वक्त में इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो माँ बाप हैं, जो परिवार है, वो जाकर बच्चे से मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि फिलहाल हम क्लोज मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, बच्चे की सिचुएशंस जो हैं वो बेहद अभी स्टेबल बनी हुई हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है बच्चों को और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के अंदर हालात जो हैं वो सामान्य करने के लिए हर स्तर पर प्रशासन लगातार लगा हुआ है। बाजार, क्योंकि राखी का त्यौहार है आज, बाजार जो है वो खुले, लेकिन नेटबंदी को आज रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। 16 तारीख से जो नेटबंदी यहाँ पर शुरू हुई थी, और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, किसी भी तरीके से लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश जो है इंटरनेट का इस्तेमाल इसके लिए ना हो, इसके लिए तमाम कवायद यहाँ पर की गई है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से तमाम चीजें एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आया, उसमें चौंकाने वाला एक खुलासा ये भी हो रहा है कि बच्चे ने, जो इसमें आरोपी छात्र है, उसने आखिर ये जो चाकू है एक मेले से खरीदा था, जो उर्स का एक मेला है, वहां से तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं साधुओं के गुनहगार आखिरकार कब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। 2 साधुओं पर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया है, 4-5 लोगों पर हमले का आरोप लगा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर 2 साधुओं पर जानलेवा हमला हुआ है। लाठी डंडों से पीटने के बाद बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं 2 साधु जिन पर जानलेवा हमला किया गया। मुंबई से ये बड़ी खबर, 4-5 लोग, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन 4-5 लोग थे जिनके हाथों में लाठी और डंडे थे, और उन्होंने 2 साधुओं पर हमला किया, बेरहमी से उनकी पिटाई की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का मुंबई, जहां पर लाठी डंडे से 4-5 साधुओं पर हमला किया गया था। 2 इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। तो मॉब लिंचिंग का ये मामला महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पर ये साधु जो कि मंदिर के पुजारी बताया जा रहा है, देखिए पहले थप्पड़ से हमला किया गया और उसके बाद देखते ही देखते जो बात थी वो बढ़ती चली गई, और किस तरीके से साधुओं पर जानलेवा हमला किया वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। इस पूरा मामले में अब एक्शन लिया गया है, 2 गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि कई लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिनमें 2 लोग आप साफ देख सकते हैं। हालांकि तीसरे शख्स के हाथ में डंडा है और वो लाठी डंडे से अटैक कर रहा है। साधुओं पर हमले की तस्वीर मुंबई की है, जहां पर बेरहमी से साधुओं की पिटाई की गई। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और यह बताया जा रहा है कि दरअसल कई लोग थे जिनके हाथों में लाठी डंडे थे। इस मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 4-5 लोगों की तरफ से यह अटैक किया गया था। मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और बीती रात का यह मामला है। पूजा कर लौट रहे थे ये साधु, और इसी दौरान इन पर अटैक हुआ। महाराष्ट्र में एक बार फिर साधु मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। इस बार हमला मंदिर के पुजारियों पर किया गया है। राज्य की राजधानी मुंबई में पूजा कर लौट रहे 2 पुजारियों पर 5 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। यही नहीं, दोनों को चाकू से भी मारा गया, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पुजारियों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला कांदीवली इलाके का है। यहाँ रविवार शाम 2 पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद लौट रहे थे। इस दौरान इन पर रास्ते में बीच सड़क पर 5 लोगों ने हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले की वजह क्या है, पुलिस इसको लेकर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रंजे जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी और समर्पित रहे हैं। तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं, और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और
और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? बहरहाल अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं ज्वाइन करने की, और अगर वो व्यक्त करते हैं, तो इस पर हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल निर्णय लेता है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 2019 में आए विधानसभा चुनाव के आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं थे। जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, लेकिन अब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, तो जेएमएम के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि झारखंड की 14 विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का सीधा दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्योंकि हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और चंपई सोरेन भी आदिवासी समुदाय से हैं, तो ऐसे में दोनों का मिलन, दोनों का एक साथ होना पार्टी के लिए फायदेमंद था। लेकिन अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो जेएमएम को नुकसान निश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं और चंपई सोरेन को लेकर एनडीए के नेता क्या बयान दे रहे हैं ये आपको बताती हूँ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। जीतन राम मांझी ने उनके पाला बदलने की सुगबुगाहट के बीच ये उनकी तारीफ करते हुए कहा है। वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी कह रहे हैं एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी से टूटकर चंपई सोरेन जाने की कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें ऐसी हैं। वो कह रहे हैं पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही है, हमारी पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। जल्द ही चुनाव की घंटी बजने वाली है। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी ओर संकेत कर रहे हैं वो। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब संवैधानिक नहीं बीजेपी की संस्था हो गया। हालांकि विपक्ष की ओर से ये आरोप पहली बार नहीं लगाए हैं। मनोज पांडे जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि विश्वास है वो आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। आत्मघाती यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम चंपई सोरेन नहीं उठाएंगे। जेएमएम नेता मनोज पांडे ये बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर एहसान किया था उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। पार्टी ने जो सम्मान दिया उसकी भी बात करें, क्योंकि पार्टी ने ही उन्हें सम्मान दिया है। एक तरह से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश जेएमएम की ओर से की जा रही है। बाबूलाल मरांडी नेता विपक्ष झारखंड में कह रहे हैं कि जेएमएम अब एक परिवार केंद्रित पार्टी बन गई है और इसीलिए पार्टी के भीतर अब नाराजगी सामने आ रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम एक परिवार केंद्रित पार्टी है और बीजेपी के नेताओं की ओर से यह बात पहली बार नहीं कही गई। विपक्ष के कई पार्टियों को लेकर यह बयान दिए जाते रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि दलाल बिचौलियों की पार्टी बन चुकी है जेएमएम। साथ ही चंपई को तिरस्कृत करके सीएम पद से हटाया गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे इसीलिए हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पैसे के दम पर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और चंपई सोरेन आखिरकार क्यों नाराज हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। इस क्षेत्र से वो 1991 से विधायक बनते रहे हैं। जेएमएम के विभाजन के बाद भी शिबू सोरेन के साथ रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बने चंपई और उसके बाद मार्च में सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। जेएमएम में टूट की खबरों ने जोर पकड़ा। चंपई ने अपनी सूझबूझ से पार्टी को टूटने नहीं दिया। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। लोमस हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोमस, कल तक तो चंपई सोरेन कह रहे थे कि जहां हूं वहीं रहूंगा। अब आज मौजूदा परिस्थिति क्या उनके लिए नजर आती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 दिन से मैं अपमान को लेकर जो आहत था उसके आंसू संभालने में लगा हुआ था। क्या लग रहा है अब बीजेपी में जाएंगे? देखिए गायत्री, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में पल दो पल जो स्थिति है वो बदलती रहती है। और आपने देखा कि चंपई सोरेन भले ही मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आ रहे थे जहां मैं पहले था वहीं हूं, लेकिन उसके बाद उनका असर दिखने लगा। उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि उनको किस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हुई जब वो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए कई सारी सभाएं उनकी कैंसिल की गई और साथ ही कई योजनाओं को लेकर के जब वो जाने वाले थे क्षेत्रों में तो उनकी सभाओं को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। उनको दबाव डाल करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं थी जिनको वो झारखंड में लाना चाहते थे, उससे झारखंड का विकास वो करना चाहते थे। और वो कहते हुए नजर आए थे कि उनको और थोड़ा समय मिलता तो वो झारखंड के विकास में और आगे काम कर
पाते। आपने देखा कि चंपई सोरेन जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं, वो कहते हैं कि वो निजी कारणों से वो दिल्ली पहुंचे हैं, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जब वो एक्स पे पोस्ट करते हैं शाम में, तो ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि चंपई सोरेन का मोह भंग हो चुका है जेएमएम के प्रति, और जेएमएम को लेकर के उनके मन में काफी विरोधाभास है। जेएमएम ने जो उनको दुख दिया है वो उन्होंने पूरी तरीके से पोस्ट किया है। आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे और उन पे दबाव डाला गया, उनको कहा गया कि वो किसी भी कार्यक्रम में ना जाए क्योंकि विधायक दल का बैठक होने वाला है। विधायक दल के बैठक में कुछ दिन के बाद हेमंत सोरेन फिर से चीफ मिनिस्टर के पदवी लेंगे और उससे पहले वो किसी भी तरीके से कोई भी कार्यक्रम में लोमस, शामिल ना हो। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। झारखंड की खबर पे लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच उदयपुर की बात कर लेते हैं। वहां पर भी हालात इसलिए खराब है क्योंकि दो बच्चों के बीच भिड़ंत होती है और एक बच्चे को चाकू मारा जाता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि सही स्थितियों से छिपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कह रही है हम स्थिति को काबू करने में लगे हुए हैं। क्या हालात है उदयपुर में, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण शांति भंग होने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच उदयपुर जिलाधिकारी ने उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को अस्पताल में भर्ती बच्चे से मिलने से रोक रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परिजन न सिर्फ बच्चे से मिल पा रहे हैं बल्कि बच्चे की जान बचाने के लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की किसी भी अफवाह पे आप ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि परिवार के सभी लोग अंदर बैठे हैं, बच्चा अंदर आईसीयू में है और हर थोड़ी देर के बाद हम परिवार के किसी सदस्य से बच्चे को मिला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्दी ही जिस तरह का हमारी टीम है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पूरी स्टेट का।